कोरोना के नए मामलों में आज रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया गया है। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदादशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 3,17,000 नए मामलों की तस्दीक हो गई है, जो कि बुध के मुकाबले में तकरीबन 34,000 ज्यादा है। ओमिक्रॉन के मामले भी 9,000 से तजावुज कर गए हैं। मुल्क में ओमिक्रॉन के कुल 9,287 मामले हैं। आदादशुमार के मुताबिक एक दिन में 491 मरीजों की मौत हुई है, जबकि इसी अरसे में 2,23,990 अफराद शिफायाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 19,17,532 है। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 43,697 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि कर्नाटक में गुज़िश्ता 24 घंटों में 40,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जबकि 21 अफराद की मौत इसी अरसे में हुई। उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में 21,000 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि तकरीबन 10,000 अफराद शिफायाब हुए हैं। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 10,054 नए मामलों की तस्दीक हुई है। दिल्ली, मगरबी बंगाल और केरल समेत दीगर रियासतों में भी कोरोना के नए मामले तशवीश का बाइस बन गए हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। नए वेरिएंट से मुकाबले के लिए बूस्टर डोज का महदूद इस्तेमाल भी किया जा रहा है। हुकूमत और मुताल्लिका इदारे कोरोना से मुकाबले के लिए हिकमत अमली भी मुरतब कर रहे हैं। वैक्सीन को अब खुले बाजार में दस्तयाब कराने पर गौर व खौज किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को खुले बाजार में फरोख्त करने की सिफारिश की है। ख्याल रहे कि अभी इमरजेंसी सूरत हाल में टीकों के इस्तेमाल की इजाज़त है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की दरख्वास्त पर तबादला ख्याल किया। इसमें कुछ शराइत के साथ कोविशील्ड और कोवैक्सीन बाजार में फरोख्त करने की सिफारिश की गई है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश का DCGI जायजा लेगी। कोरोना की पहली, दूसरी और अब तीसरी लहर कहर बर्पा कर रही है। तकरीबन 2 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। इस बीच लाखों अफराद लुक़्मा-ए अजल बन गए हैं, करोड़ों अफराद मुतासिर हुए हैं, हजारों डॉक्टर्स की हमारी जान चली गई, सैकड़ों हेल्थ वर्कर्स हमारे जाबहक हुए। लेकिन अब भी कोरोना वैक्सीन के हवाले से लोगों में बेदारी है कि देखी नहीं जा रही, पैदा नहीं हुई। अब भी लोग हेल्थ वर्करों से कोसों दूर भाग रहे हैं कि कहीं उन्हें कोरोना टीका न लगा दिया जाए। बलिया जिले के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, जिनमें एक गांव वाला और एक मल्ला कोरोना वैक्सीन के खौफ से ऐसे भागते नजर आए मानो कोरोना टीका नहीं बल्कि मौत का पैगाम लिए हेल्थ वर्कर्स उनके पास पहुंचे। एक शख्स ने तो फिर भी थोड़ी सी मज़ाहमत के बाद कोरोना का टीका लगवा लिया, लेकिन दूसरा शख्स तो जनाब हेल्थ वर्करों पर हमलावर हो गया। काफी मेहनत और मशक्कत यकीन दहानी कराई गई और उसने कहा कि वो बाद में कोरोना टीका लेगा। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि ऐसी सूरत में आखिर कोरोना के खिलाफ हम जंग जीतेंगे भी तो कैसे? क्या हो गया, क्यों नहीं लगाएंगे आप? आपको टीका लेना ही पड़ेगा। ये विकास खंड रेवती में एक गांव पंचायत हड़िया कला का मामला है। जो व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गया है और वो व्यक्ति, और दूसरा जो है सरयू घाघरा नदी के किनारे एक नाविक का केस है जो अपना नाविक नाव चलाता है। और दोनों मामले दोनों टीकाकरण अभियान के दौरान प्रेरित करने वाली टीम के द्वारा किए गए प्रयासों के दौरान ऐसा हुआ है। टीकाकरण के बारे में वहाँ पर जो पेड़ पर चढ़ा हुआ व्यक्ति है वो टीका के लिए पूरी तरीके से पहले तैयार नहीं था, इसलिए वो पेड़ पर चढ़ा हुआ था। और इसके बाद हम लोगों ने उतार के उसको पेड़ से उतारा, आनाकानी करने के बाद उतरा और उसने टीका लेने के लिए टीका उसको वहीं लगा दिया गया। और उसने कहा कि सभी टीका ले लेंगे, चूँकि लाइन भी लगी हुई थी तो उसने कहा कि मैं भी टीका ले लूँगा, और हमारी टीम ने उसको टीका लगा दिया। दूसरा मामला जो है सरयू घाघरा नदी पर है। जो व्यक्ति जो है सीवान के बॉर्डर से लेके हमारे जो है लम्हुई क्षेत्र में और दतहा भचरकटा क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के लोगों को जो डेली दिनचर्या में जाते हैं किसान मजदूर व्यापार करने,
उन सभी का आवागमन जो है नाव के द्वारा होता है। वो व्यक्ति चूँकि नाविक था और उसके द्वारा जो है उसको लगा कि ये कौन से लोग खड़े हुए हैं। मेरी टीम पूरी तरीके से ये पूछने के लिए गई कि टीका लगवा लीजिए। सारे लोग टीका लगवाएं, उनका नाम नोट किया गया। नाम नोट में उसका व्यक्ति का ऐसे 2 लोग सामने, एक लोग आए कि एक का टीका लगा था, उसने कहा मैंने वहाँ लगवा लिया है बिहार में। दूसरे ने कहा कि अभी मैंने नहीं लगवाया। वो यही व्यक्ति है जिसने कहा कि मैं नहीं लगवाऊंगा, मैं बीमार हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं सुबह से निकला हूँ, मैंने कुछ खाया भी नहीं है और बिना खाए मैं टीका नहीं लगवाया हूँ। इसीलिए उसने सोचा कि मुझे पकड़ के ले जाएंगे, ये कहीं ऐसे तो नहीं है कि हमको पकड़ के ले जाए। तो मैंने उसको समझाया। उसमें उसने हमारी टीम के एक मेंबर को, जब उसने कहा कि नहीं आपको लगवाना पड़ेगा, टीका लेना पड़ेगा, तो उसने कहा नहीं लगवाऊंगा। और उसी में वो नाविक जो है कूद पड़ा और कूद के उसने कहा मैं तुम्हें पानी में डाल दूंगा। फिर हमने कहा कि नहीं, ये टीका बहुत ज़रूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए। फिर वो भाग गया। उसने मेरा टीम के एक मेंबर का मास्क भी छीन लिया। फिर हमने उसको समझाया और मेरे समझाने के बाद वो तैयार हो गया। उसने कहा सर मैं अवश्य टीका ले लूँगा। ये 2 घटनाएं 2 भिन्न भिन्न जगहों की हैं। बरतानिया वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने बुध के रोज दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के दरमियान मुल्क में लाजमी मास्क पहनने समेत दीगर पाबंदियों को हटाने का ऐलान कर डाला। पीएम जॉनसन ने कहा कि हमारे साइंसदानों का ये मानना है कि मुल्क में कोरोना की एक नई किस्म ओमिक्रॉन की लहर अब इक़दाम पजीर है और ऐसी सूरत हाल में अब लाजमी कोविड-19 इक़दामात जैसे कि मास्क पहनने को लेकर हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है। जॉनसन ने कहा कि मुल्क में ओमिक्रॉन की सूरत हाल के पेश नज़र कई पाबंदियों में नरमी के बाद अब बरतानिया में लोगों को घर से काम करने को नहीं कहा जाएगा, यानी वर्क फ्रॉम होम खत्म किया जाएगा। इसके साथ ही हुकूमत की तरफ से हर जगह लाजमी मास्क पहनने वाले लोगों का कानून खत्म कर दिया गया है। अब लोग चाहें तो बगैर मास्क के अवामी मुकामात पर घूम सकते हैं। इसके साथ जल्द ही स्कूल की क्लासों में लाजमी तौर पर मास्क पहनने पर पाबंदी नहीं होगी। यूपी के बाराबंकी से बड़ी खबर, सियासी लीडरान कोरोना गाइडलाइंस की खुलेआम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बीजेपी के एमएलए साकेंद्र प्रताप वर्मा ने भीड़ इकट्ठा की। भीड़ लगाकर बीजेपी लीडर ने खवातीन पर फूलों की बारिश की और ये तब हाल है जब हर रोज बाराबंकी में कोरोना के सैकड़ों मरीज सामने आ रहे हैं। तो कोरोना की गाइडलाइंस की, इलेक्शन के ज़ाब्तों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये खबर हम आपको दे रहे हैं यूपी के बाराबंकी से, जहां सियासी लीडर खुद कोरोना की गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी करते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी के एमएलए साकेंद्र प्रताप वर्मा, जिन्होंने भीड़ इकट्ठा की। न सिर्फ भीड़ इकट्ठा की बल्कि बीजेपी लीडर ने खवातीन पर फूलों की बारिश कर दी, और ये भी तब जब बाराबंकी में हर रोज सैकड़ों कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से हमारे साथी तारिक कमर। तारिक, लगातार हम भी अपने चैनल के जरिए ये अपील कर रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट्स भी हम दिखा रहे हैं, कई तरह की गाइडलाइंस का निफाज करने की बात की जा रही है और हमारे अवामी लीडर जो हैं, जिनको चुन कर लाया गया, वो खुद कोरोना की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। बाराबंकी की तस्वीरें आम हैं। देखिए, बाराबंकी कुर्सी का मामला है और बहुत तशवीशनाक, अफसोसनाक है, क्योंकि जब जिन लोगों पर तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी है, अगर वही लोग जिम्मेदारी का मुज़ाहिरा करेंगे तो ज़ाहिर हालात बेहतर नहीं हो पाएंगे। बार बार हिदायतें की जा रही हैं, नसीहतें की जा रही हैं, महकमा सेहत की जानिब से तशहीर की जा रही है, हुकूमत मुतालबे कर रही है कि किसी भी तरह कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे आवाम का तहफ़्फ़ुज़ गैर यकीनी हो। लेकिन देखिए, आपने देखा, जैसा कि बताया आपने, कि जब हमारे सरबराह, हमारे अवामी नुमाइंदे खुद गैर मोहतात रहेंगे, खुद कोई ऐसा काम करेंगे जिससे लोग बेफिक्र हो जाएं, तो जाहिर है कि मंजरनामा खराबी के लिए तब्दील होगा। ये बहुत अफसोसनाक है। और देखिए, एक बात और यहाँ बता दें ना कि ये इल्जाम लग रहे हैं बीजेपी के नुमाइंदों पर और बीजेपी की जमात पर ये इल्जाम लग रहे हैं कि ये दोहरे मयार इख्तियार किए जा रहे हैं। अगर यही कोई कदम दूसरी पार्टी की तरफ उठाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन बीजेपी के लोगों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो आपकी पार्टी की छवि बचाने के लिए भी कम से कम कोई सोचना चाहिए कि जो कुछ कर रहे हैं वो गैर मुनासिब है। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? क्योंकि तस्वीरें तो मंजर-ए-आम पर आ गई हैं, तस्वीरों को देखकर कुछ कार्रवाई होती, कुछ गाइडलाइंस की बात की जाती?
देखिए, अभी तक कार्रवाई का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अगर इसी तरह से तस्वीरें वायरल होती रही तो यकीनी तौर पर कोई एक्शन जरूर लिया जाएगा, क्योंकि जिला इंतजामिया की सतह पर और फिर इलेक्शन कमीशन की सतह पर जो है थोड़ी बहुत सख्ती जरूर की जा रही है। लेकिन अब देखना यही है कि इस बाब में क्या पेशरफ की जाती है, क्या कुछ मंजरनामा। जी, तो बहरहाल हमारे चैनल पर ये न्यूज़ दिखाए जाने के बाद क्या इस मामले पर कोई पेशरफ्त होती है, कार्रवाई की जाती है, तनबीह की जाती है, उस पर भी लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कमर आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से शुरू होने वाली वोटिंग के पहले मरहले से पहले तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के बारे में गौर व फिक्र करती दिखाई दे रही हैं। टिकट के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के ही कदावर लीडर आजम खान के दरमियान मामला कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं पेच फंसता नजर आ रहा है। जराए के मुताबिक आजम खान और अखिलेश यादव के दरमियान टिकट बंटवारे को लेकर रस्साकशी दिखाई दे रही है। आजम खान जेल में है, वो अपने बहुत से करीबी दोस्तों के लिए टिकट चाहते हैं। उन्होंने अपने 12 हामियों की फहरिस्त दी थी। कहा अब ये जा रहा है कि आजम खान अब इमरान मसूद, कादिर राना जैसे लीडरान से राब्ते में है। रुकना चाहेंगे छोटे से ब्रेक। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चाइनीज मांझे यानी चाइना डोर को गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ पुलिस इंतजामिया की एक तरफा कार्रवाई का मामला अभी थमा भी नहीं था कि मध्य प्रदेश के ही जिला रतलाम के अलवट में पुलिस की एक तरफा कार्रवाई को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने हुकूमत पर जहां जुर्म की बुनियाद पर कार्रवाई न करते हुए मजहब की बुनियाद पर कार्रवाई करने का हुकूमत और पुलिस इंतजामिया पर इल्जाम लगाया, वहीं हुकूमत इसे इंतजामिया की कानूनी कार्रवाई का एक हिस्सा बता रही है। भोपाल कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने इस मामले में हुकूमत से कानून की बालादस्ती को कायम रखते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया। कार्रवाई किस नियम के तहत की है? देखिए, लगातार एक वर्ग को दबाने का प्रयास शिवराज सरकार कर रही है और संविधान की भी धज्जियां उड़ा रही है। और जिला प्रशासन के अधिकारियों से कहूंगा कि ये रवैया ठीक नहीं है। एक तरफा जिस तरह आप कार्रवाई कर रहे हैं, उज्जैन पे भी मैंने यही कहा था, गृह मंत्री जी को संज्ञान लेना था, आज तक गृह मंत्री जी ने उस पर संज्ञान नहीं लिया। जबकि होना ये चाहिए था कि जो व्यापारी था, थोक व्यापारी था, उसके ऊपर भी कार्रवाई अभी तक हो जाना चाहिए थी। आज 5 दिन होने को आ रहे हैं, 4 दिन हो गए, 4 दिन में कोई कार्रवाई संतोषजनक दूसरे लोगों पर नहीं हुई। तो स्पष्ट आरोप जो है हमारा वो साबित होता है कि जो अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें स्पष्ट है कि आप एक वर्ग विशेष को दबाने के लिए कर रहे हो। सेम आपने आलोट में यही कर दिया कि एक व्यापारी के, सलमान जो व्यापारी है, उसके साथ आपने उसकी दुकान तोड़ी, जबकि वो बोल रहा है कि मेरे पास रजिस्ट्री है, पट्टा है, मेरे पास सब कुछ है, लाइसेंस है। तो इस तरह इतने बरसों से एक आदमी कारोबार कर रहा है, उसको दबा के एक दहशत फैलाने का काम सरकार कर रही है और ये सरकारी गुंडे कहलाना चाहिए। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है, ये नियम कानून प्रक्रिया से चलती है और ये पर जो हो रहा है ये प्रशासनिक प्रक्रिया का एक अंग है, इसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए। सीधे रुख करेंगे भोपाल का, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, एक बार फिर से मध्य प्रदेश में ये सियासत गर्माती दिखाई दे रही है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, सभी के साथ यकसा सलूक नहीं किया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे मामला क्या है और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई है ना। मामला उज्जैन में उस वक्त पेश आया 5 रोज पहले, जब एक बच्ची जो स्कूटी से जा रही थी और चाइना डोर से उसके गले में लगी और उसकी मौत हो गई। और उसके बाद जो है हुकूमत ने कहा कि चाइना डोर पे जो है पूरी तरह से पाबंदी है, लेकिन चाइना डोर को फरोख्त करने में जिन लोगों के यहाँ माल को जब्त किया गया, गिरफ्तारी की गई, उसमें सभी तबकों के लोग शामिल थे। लेकिन कार्रवाई जो की गई वो एक तबके के लोगों के खिलाफ की गई, उनके घर तोड़े गए, उनके दुकान और मकान को तोड़े गया। उज्जैन के बाद फिर ये कार्रवाई जो है आलोट में की गई। यही वजह है कि सियासत इसमें जारी है। कांग्रेस के इल्जाम है कि एक तबके को दबाने के लिए जो हुकूमत के जरिए काम किया जा रहा है और कानून की बालादस्ती नाफिज नहीं की जा रही है। और अगर जुर्म की बुनियाद पर कार्रवाई की जा रही है तो चाइना डोर को फरोख्त करने में जब विक्रांत जैन जो इसका जो है कलीदी
जो सप्लायर है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ एक तबके के लोगों को दबाने का काम किया जा रहा है। वहीं पर वजीर दाखिला का कहना है कि ये शिवराज सिंह की सरकार है, यहाँ पर हम लोग कानून तमाम चीजें ज़ाब्ते और कानून के तहत होती हैं और इंतजामी कार्रवाई को जो है इस पे सियासत नहीं की जानी चाहिए। लेकिन दोनों पार्टियों के अपने अपने जवाब हैं, लेकिन इसके अलग हट कर देखें तो एक तबके में लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि हुकूमत कानून की बालादस्ती का निफाज नहीं कर रही है। जी मेहताब, तो बहरहाल इस मामले पर अब क्या कुछ बयानात सामने आते हैं उस पर भी नजर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। अहम खबर, अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूस को मुतनब्बे किया है कि यूक्रेन पर जारहियत की सूरत में उसे संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। अपनी हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए सदर जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन की सरहद पर रूसी अफवाज की तैनाती पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को सख्त तशवीश है। उन्होंने कहा कि इस तनाज़े के हल के लिए रूस के पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता सिफारतकारी का है, दूसरा तसादुक का, और अब ये रूस पर मुनहसिर है। ये रूस को तय करना है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करता है। इस साल पहले मीडिया खिताब में जो बाइडेन ने कोरोना, अफगानिस्तान से इनखला, रोजगार के रिकॉर्ड मौके पैदा करने और वोटिंग पर कानून साजी जैसे मुद्दों का अहाता किया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुहिबुल हक साहब, आलमी उमूर के माहिर हैं। मुहिबुल हक साहब, लगातार इस अहम मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है और हमने ये देखा कि जो बाइडेन ने जो अपना पहला खिताब किया है उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर रूस को इंतबाह दिया है। क्या आपको लगता है कि कुछ इस सिलसिले में पेशरफ्त हो सकती है? कहीं कुछ रूस जो है वो इस बारे में गौर कर सकता है? 2 रास्ते दिए हैं जो बाइडेन ने उसे। देखिए, रूस ने इस बात को वजाहत के तौर पे कहा है कि उसका कोई प्लान इन्वेजन का या हमले का नहीं है। जो रिपोर्ट हैं वो यूक्रेन से या जो अमेरिकन इंटेलिजेंस या नाटो के इंटेलिजेंस है उनके मुताबिक तकरीबन 1 लाख फोर्सेस को उसने बॉर्डर पे रख रखा है। लेकिन जो बाइडेन का अपना स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि बहुत हेवी इकोनॉमिक सैंक्शन उनके ऊपर लगाएंगे अगर उन्होंने इन्वेड किया। यानी मिलिट्री जो इंटरवेंशन है या मिलिट्री कन्फ्रंटेशन को वो बाइडेन खुद भी कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यानी जो रशिया की मिलिट्री पावर है उससे कहीं ना कहीं एक खौफ नजर आता है नाटो, और वो कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना चाहता है। अभी तक आप देखिएगा नाटो ने या अमेरिका ने वहां इंटरवेंशन किया है जो कमजोर ममालिक रहे हैं, जो रिटेलिएट करने की पोजीशन में नहीं रहे हैं जी। और जाहिर सी बात है कि रशिया जैसे एक मिलिट्री पावर के साथ उनको हैंडल विद केयर वाला मामला रखना पड़ेगा, इसीलिए बहुत ही गार्डेड स्टेटमेंट है जी। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे थे और जिस तरह से मुहिबुल हक साहब ने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका भी यहाँ पर नज़र ज़रूर बनाए हुए है लेकिन फूक फूक कर वो कदम रख रहा है और इस पूरे मामले पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। हम मुहिबुल हक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उनसे तमाम तर बातचीत के लिए। चीनी फौज मुसलसल हिंदुस्तान को मुश्तइल करने वाली हरकतें कर रही है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश से 17 साला नौजवान का अगवा कर लिया है। नौजवान की शिनाख्त मेरम तरुण के नाम से की गई है। उसे मंगल के रोज सिवंगला इलाके से अगवा किया गया। रियासत से रुकने पार्लिमान तापर गांव ने नौजवान के अगवा के मुतालिक जानकारी दी। ये एक बहुत गंभीर एक समस्या आ गया हमारा अरुणाचल में फिर से। ये हमारे चीन के जो पीएलए के जो फौज है वो हमारे बिसिंग एरिया है, हम इसको कहते हैं, ये सिंगला लुंगता जोर जिसको कहते हैं, सिंगला लुंगता जोर। यहाँ ये पिछले बार भी वो आए थे और जो अपना रास्ता जो है वो पूरा हमारा भारत के जो सीमा को पार करके वो अंदर वो रास्ता बनाए थे और यही बच्चे थे जो उन्होंने जो उनसे भिड़कर जो हमारे चीन के जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी सबको भगा दिया। अभी हमने सुना है कि एक मीराम तरण 17 साल का बच्चा था और उसका दोस्त था जोनी लाइन। तो ये दोनों जीरो एरिया के, जीरो जो है हमारा जो तूतिंग जो हमारे हेडक्वार्टर है एडीसी हेडक्वार्टर उसके जस्ट बगल में ही है और सियांग नदी के जस्ट उस पार में।
तो अभी हम सुना है कि ये जो पीएलए लोग थे उनको हमारे अरुणाचल एरिया में सिंगला लुंगता जोर एरिया में आके उन्होंने वो लड़का को वो हड़प लिया है। और हमने सुना है कि जो वहाँ के जिला परिषद मेंबर है पेमा लेप्ची ने उनको एक फेसबुक में देखा और उसी फेसबुक से मैंने देखा कि हमारे जो ये लड़का है उनको किडनैप किया गया है। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे अरुणाचल में अभी भी चीन के लोग घुसपैठी कर रहे हैं। अहम खबर, इसी खबर पर आपको और अपडेट देते हैं। अरुणाचल प्रदेश में लापता नौजवान की तलाश, हिंदुस्तानी फौज ने हॉटलाइन पर पीएलए से राब्ता किया है। लापता नौजवान शिकार और जड़ी बूटियों की खोज में रास्ता भूला। हिंदुस्तानी फौज ने चीनी पीएलए से कहा कि नौजवान को ढूंढकर उसे प्रोटोकॉल के तहत हिंदुस्तान लौटाया जाए। फौज के जराये से हवाले से हम आपको ये खबर दे रहे हैं। तो बेहद अहम खबर, अरुणाचल प्रदेश में लापता नौजवान की तलाश, हिंदुस्तानी फौज ने हॉटलाइन पर पीएलए से राब्ता किया है। लापता नौजवान शिकार और जड़ी बूटियों की खोज में अब रास्ता भूला। हिंदुस्तानी फौज ने चीनी पीएलए से कहा है कि नौजवान को ढूंढकर उसे प्रोटोकॉल के तहत हिंदुस्तान को लौटाया जाए। फौज के जराये के हवाले से अहम खबर आपको दे रहे हैं। और आइए नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के वर्चुअल खिताब। साथियों, जब संकल्प के साथ साधना जुड़ जाती है, जब मानव मात्र के साथ हमारा ममभाव जुड़ जाता है, अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए इदम न मम यह भाव जागने लगता है, तो समझिए हमारे संकल्पों के जरिए एक नए कालखंड का जन्म होने वाला है, एक नया सवेरा होने वाला है। सेवा और त्याग का यही अनुभव आज अमृत महोत्सव में नए भारत के लिए उमड़ रहा है। इसी त्याग और कर्तव्य भाव से करोड़ों देशवासी आज स्वर्णिम भारत की नींव रख रहे हैं। हमारे और राष्ट्र के सपने अलग अलग नहीं है। हमारी निजी और राष्ट्रीय सफलताएं अलग अलग नहीं है। राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।